बचा लोग, आपका ये पोर्शन बचा था लेबर लॉ में जिसका नाम क्या बताइए? कोड ऑन वेजेस 2019। और कोड ऑन वेजेस, कोड क्यों बोला जाता है और एक्ट क्यों नहीं बोला जाता है? द पॉइंट इज, एक्ट होता है जब एक पर्टिकुलर क्या बताइए टॉपिक पे हम लोग कोई लॉ को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो उसको एक्ट बोलते हैं। और कोड बोलते हैं जब हम पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितना भी लॉ है सबको एक बार में ला के एक जगह रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है देखिए, कोड ऑन वेजेस 2019। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये कोड ऑन वेजेस जो है ये आया था कब बोलिए? 2019 में। और आने के बाद 4 तरह के एक्ट को, कितना तरह एक्ट बोलो? 4 तरह के एक्ट को ख़त्म करके एक साथ डाल के इसका नाम दे दिया क्या? कोड ऑन वेजेस। अब ये देखिए, कोड ऑन वेजेस जो है वो कब आया था? 2019 में। उसने क्या किया बोलो तो? 4 तरह के एक्ट को रिप्लेस किया। क्या क्या एक्ट था पहले हम लोगों का? नंबर 1 बोनस एक्ट, नंबर 2 मिनिमम वेजेस एक्ट, नंबर 3 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और नंबर 4 इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? तो 4 तरह के एक्ट को वो रिपील किया। कोड ऑन वेजेस से पहले कितना एक्ट था बताइए? 4। और आपको पता है ये इस 4 में से 3 तो आपके सिलेबस में ही था, ओल्ड सिलेबस में, ठीक है। न्यू सिलेबस में वो पूरे चारों को हटा के एक एक्ट ही रख दिया जिसका नाम क्या, मतलब एक कोड रख दिया जिसका नाम क्या पड़ा? कोड ऑन वेजेस। ये लेबर से रिलेटेड, अगर मैं सच बात बताऊं, वेजेस से रिलेटेड सारे लॉ को एकत्रित कर देता है, इसीलिए इसको एज अ होल क्या बोला जाता है? कोड ऑन वेजेस। तो आप बता सकते हैं कितना तरह के लॉ को रिप्लेस किया? नंबर 1 बोनस एक्ट, नंबर 2 मिनिमम वेजेस एक्ट, नंबर 3 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एंड नंबर 4 इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये जो आप शुरू कर रही है चैप्टर, इसका नाम क्या है? कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक है। अब 4 तरह के लॉ को रिप्लेस किया ये। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है वेज का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट डज द डेफिनेशन ऑफ वेजेस मीन्स? देखिए, वेज आप इतना कुछ पढ़ के गए एक्ट में, मतलब कोड ऑन वेजेस में, और वो लोग कोड ऑन वेजेस से एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया आपसे कि व्हाट इज वेजेस अंडर कोड ऑन वेजेस एक्ट, तो आपका माथा घूम जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज वेजेस अंडर कोड ऑन वेजेस एक्ट। वेज क्या होता है? ध्यान से देखिए, मैंने एकदम क्लियर वे में लिखा है। वेज मीन्स ऑल रेमुनरेशन, हर तरह का मिलने वाला पैसा। वेज मीन्स ऑल रेमुनरेशन। सबसे पहले देखो, वेज का सेक्शन किस में डिफाइन है बोलो? सेक्शन 2 क्लॉज वाई। सेक्शन 2 क्लॉज वाई क्या बोलता है? वेज मीन्स ऑल रेमुनरेशन, वेज मीन्स ऑल रेमुनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी और अलाउंसेस पेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एम्प्लॉयमेंट। इस लाइन का मतलब आप समझते हैं? इस लाइन का मतलब क्या, प्लीज़ ध्यान से समझिए। वेज का मतलब होता है, यहाँ पे वेज का मतलब होता है कि हर तरह का मिलने वाला पैसा, हर तरह का मिलने वाला पैसा, जिसको आप सैलरी बोल सकते हो, जिसको आप क्या बोल सकते हो बताओ? सैलरी बोल सकते हो, या फिर जिसको आप क्या बोल सकते हो? अलाउंसेस बोल सकते हो। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो, इसीलिए लिखा है पेबल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम आई क्लियर विद दिस? तो वेज मीन्स ऑल रेमुनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी और अलाउंसेस पेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एम्प्लॉयमेंट। और वो टर्म, जो भी टर्म है, वो क्या होना चाहिए बोलो तो? एक्सप्रेस्ड होना चाहिए और इम्प्लाइड होना चाहिए। आइदर वो बोल के फिक्स किया गया हो या फिर इम्प्लाइड होना चाहिए, ठीक है। और इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? नंबर 1 बताइए, वेजेस के अंदर क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, रिटेनिंग अलाउंसेस, ठीक है। तो बेटा वेज का सेक्शन बताइए, वेज का सेक्शन क्या बताइए? सेक्शन 2 क्लॉज वाई, सेक्शन 2 क्लॉज वाई। वेज मीन्स ऑल, बोलो, वेज मीन्स ऑल रेमुनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी और अलाउंसेस पेबल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब वो टर्म क्या हो सकता है? एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड हो सकता है।
अब वेज के अंदर क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस, रिटेनिंग अलाउंसेस। और क्या क्या नहीं आएगा? बोनस नहीं आएगा, हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं आएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर नहीं आएगा, कन्वेंस ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं आएगा, ओवर टाइम अलाउंसेस नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा। बेसिकली सैलरी चैप्टर में जितना दिया हुआ है टैक्स में वो कुछ नहीं वेज माना जाएगा अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेजेस। एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर है आप अच्छी तरह से? तो आपको वेज का डेफिनेशन लर्न करके जाना है। मैं बहुत पर्टिकुलरली कम बोलता हूँ किसी चीज़ का डेफिनेशन लर्न करने, बट आप प्लीज़ ये वेज का डेफिनेशन एक बार लर्न करके जाएंगे आप, ठीक है ना, जिससे आपको कोड ऑन वेजेस के बारे में पता चलेगा। डन? ओके, मूविंग ऑन। अब हम लोग एक सेक्शन लिख रहे हो क्या? चलो, उसके बाद कोड ऑन वेजेस का सेक्शन 3 क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। आप जानते हैं कि नहीं, नौकरी करते वक्त लड़का और लड़की दोनों ही नौकरी करता है, यस और नो? तो जो नौकरी करने जाता है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। भाड़ में जाए वो लड़का है या लड़की, मैटर नहीं करता। तो ये सेक्शन 3 बस इतना ही बात बोलता है कि जो एम्प्लॉयर है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है एक लड़का और एक लड़की के बीच में, कि वो लड़का है तो उसको वही काम का 10 रुपया देंगे और वो लड़की है तो उसको वही काम का 2 रुपया देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो वही वो बोल रहा है कि एम्प्लॉयर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बताइए? जेंडर। जेंडर के बेसिस में कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, ठीक है, इन मैटर रिलेटिंग टू व्हाट, वेजेस। पेमेंट करते वक्त जेंडर लेके आप झमेला नहीं कर सकते। बोलने का मतलब है एक तरह के काम के लिए लड़का को कुछ और मिलेगा, लड़की को पेमेंट कुछ और, वो अलाउड नहीं है। सेक्शन 3 बोलता है किसी भी एंगल से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या फिर आप रिड्यूस कर दिए रेट ऑफ वेजेस, वो भी आप नहीं कर सकते। डन है? या फिर आप सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, अनलेस सच जॉब प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट, या फिर नौकरी दिलाते वक्त भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कॉपी करिए पहले इसको। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए।
डन। ये अच्छा ठीक है, लिखो। इसका मतलब समझा ना तुम? सेक्शन 3 क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेट नहीं करना जेंडर पे, या वेट का रेज रिड्यूस करके, या नौकरी के वक्त रखते वक्त हम लोग उसको एस सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते कि वो मेल है तो उसको अलग, फीमेल को नहीं देंगे। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोड ऑन वेजेस कितने एक्ट को रिप्लेस करता है, मतलब क्या क्या एक्ट है बताइए। तो अपने को ये चारों ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में 4 नहीं है, अपने सिलेबस में कितना है? 3 है, ठीक है। और बाकी सब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ ये सब पे सारा डिस्कशन है। तो अपने ना ये पूरा चीज़ को डिस्कस करते हैं। आप कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे जो मैं लिखा रहा हूँ। नंबर 1 अभी अपने डिस्कस करेंगे कौन से मैटर से रिलेटेड बताइए? बोनस के मैटर से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो बोनस के मैटर से रिलेटेड सारा डिस्कशन है हम लोग यहाँ पे करते हुए चलेंगे। पहले अपने बोनस से रिलेटेड सारा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बोनस का डिस्कशन होने से पहले याद रखिएगा इसका जो सेक्शन है ये है सेक्शन 26। सेक्शन 26, सेक्शन 26 ऑफ व्हाट? कोड ऑन वेजेस। सेक्शन 26 ऑफ व्हाट? कोड ऑन वेजेस। अब ध्यान से समझिएगा, ये सेक्शन 26 किससे रिलेटेड बात करता है? बोनस से रिलेटेड बात करता है कि क्या एक एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? तो बोनस किसको मिलना चाहिए? पहला बात, किस ऑर्गेनाइजेशन को बोनस मिलना चाहिए? ध्यान से समझिएगा, द ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, दिस कोड applies on organization, this code applies on organization in which 20 or more persons are employed, ठीक है। दिस कोड अप्लाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन विच 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पे ये कोड एप्लीकेबल हो जाएगा जहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हो? बोलो 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। दूसरा पॉइंट डिस्कस करता है कोड के, बोलो किस पे? एलिजिबिलिटी पे। तो इट डिस्कस अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर, बताइए, बोनस। इट डिस्कसेस अबाउट व्हाट? एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। एक चीज़ आप याद रखिएगा, कोड ऑन वेजेस में जो सेक्शन नंबर है वो क्या है? बोलो 26। अब आपको मैंने एक सिंपल सा बात बताओ, कोड ऑन व्हाट? वेजेस आने से पहले कितना एक्ट को रिप्लेस किया? तो जिसमें से एक एक्ट के बारे में दिया हुआ किस में? बोनस। किस सेक्शन में? सेक्शन 26 में। तो बोल रहा है कि उस व्यक्ति को ही बोनस के लिए वो एलिजिबल होगा अगर वो एम्प्लॉय क्या बोलो? एम्प्लॉय शुड हैव वर्कड फॉर एट लीस्ट 30 days or more in an accounting year। बोलने का मतलब है कि हम लोग बोनस उसी को देंगे जो एक्चुअल में कितना दिन काम किया हो? बताओ 30 डेज, एटलीस्ट 30 डेज काम किया हो। हर एम्प्लॉय को बोनस देना एलिजिबिलिटी नहीं होता, उसी एम्प्लॉय को बोनस दीजिएगा जो एटलीस्ट कितना दिन काम किया हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, 30 दिन। मालूम चला तुम अभी आज ही ज्वाइन किया है और पूजा में बोनस मांग रहे हैं, लेकिन बोनस मांगना अलाउड है, लेकिन कितना दिन एटलीस्ट काम करो? 30 डेज। आपका 30 डेज नहीं हुआ तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। और दूसरा एलिजिबिलिटी है द वेज
should not exceed rupees 21,000 पर मंथ. वेज शुड नॉट एक्सीड कितना बोलो 21,000 पर मंथ. एम आई क्लियर विद दिस? आपका जो वेज है जो आप अपने एम्प्लॉय को देंगे वो एक्सीड नहीं होना चाहिए कितना बताइए 21,000 पर मंथ. यानी कि भैया 21,000 के ऊपर अगर किसी का सैलरी है यानी कि वेजेस है उसको बोनस नहीं मिलना चाहिए. एज पर लॉ मैंडेटरी नहीं है. वो आप दे रहे हैं, आप नॉर्मल अपना एक क्या बोलते हैं कंडक्ट बिजनेस का एथिक्स मेंटेन कर रहे हैं. लेकिन किसको मैंडेटरी देना है? जिसका सैलरी 21,000 के नीचे है उसको मैंडेटरीली बोनस मिलना चाहिए. ठीक है, अगर किसी और को भी मिल रहा है हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंडेटरीली इसको मिलना चाहिए. एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? अब आप पहला सिनेरियो समझ लिए कि कब किस ऑर्गेनाइजेशन पे ये एप्लीकेबल होगा जिसपे 20 लोग या उससे ज़्यादा लोग हो. बोनस कब मिलना चाहिए? अगर एम्प्लॉय वर्क किया है कितना दिन बोलो 30 और मोर. अच्छा एक चीज़ याद रख, इसके पहले वाले एग्जाम में ना मिनिमम वेजेस से आया था. ठीक है, किससे आया था बोलो? मिनिमम वेजेस से. बोनस से आया नहीं था. अपने एग्जाम में बोनस से आ सकता है. समझ आ रहा है ना? तो अच्छी तरह से पढ़ो. क्लियर है ना? तो यहाँ पे एम्प्लॉय शुड हैव वर्क फॉर एटलीस्ट कितना दिन बोलो 30 days और मोर इन एन अकाउंटिंग ईयर. फिर दूसरा क्या बोल रहा है? द वेज शुड नॉट एक्सीड कितना बताओ 21,000 पर मंथ. 21,000 पर मंथ से ज़्यादा उसका वेज एक्सीड नहीं होना चाहिए. सर अगर हो रहा है तो एज पर कोड ऑन वेजेस देने के लिए मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, अगर नहीं हो रहा है मतलब नहीं हो रहा है तो आपको मैंडेटरीली देना है. थर्ड जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं एक टॉपिक पे जो बेसिकली कुछ और नहीं क्या है बताओ? कंप्यूटेशन ऑफ बोनस. थर्ड टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या बताइए? कंप्यूटेशन ऑफ बोनस. ठीक है, अब कंप्यूटेशन ऑफ बोनस में ध्यान से समझिएगा, दो हिस्सा होगा. एक बात करेगा किसका बताइए? मिनिमम बोनस का. और एक बात करेगा किसका? मैक्सिमम बोनस का. अगर आप मेरे से पूछिएगा भैया मिनिमम बोनस कितना देना है, मैं बोलूँगा मिनिमम देना है 8.33% ऑफ वेजेस. 8.33% ऑफ व्हाट? वेजेस. और ₹100 विच एवर इज हायर. ठीक है, 8.33% ऑफ वेजेस और ₹100 विच एवर इज क्या बताइए? हायर. ठीक है भैया, मैक्सिमम बोनस कितना देना है? मैक्सिमम बोनस देना है 20% ऑफ वेजेस. एम आई क्लियर विद दिस? कॉपी करिए इसको. हेलो नहीं पढ़ा रहे. ठीक है, पापा को कर लीजिए. ठीक. डन बच्चा लोग. मिनिमम बोनस कितना है बोलो? 8.33% ऑफ वेजेस और रुपीस बोलो 100 विच एवर इज. अच्छा एक चीज़ और है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ. बोनस का कुछ क्या होता है बताइए? सेलिंग लिमिट जो है ₹7,000. कितना बताइए? 7,000. ठीक है, अभी ना मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ क्योंकि सीलिंग लिमिट तेरे को समझ नहीं आया है. ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ. क्या डिस्कस करोगे भैया? ये देखो एग्जाम्पल लेता हूँ. मान लो एक इंसान का सैलरी यानी कि वेजेस 5,000 है. ये 5,000 क्या है?
पर मंथ, ठीक है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार के लिए बहुत सारा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। मान लो सैलरी का उसका, आप लोग सुने हो बोनस हमेशा सैलरी का 1 मंथ सैलरी जितना होता है, सुने हो कि नहीं? बोनस हमेशा क्या होता है? 1 मंथ सैलरी देना। यहाँ तो रूल अलग ही बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3000 पर मंथ, है ना, 3000 पर मंथ, ठीक है। अब सुनो, 8.3% ऑफ वेजेस, 3000 पर मंथ। अब सुनो ना, 3000 देखो कैलकुलेट कैसे होता है, 3000 को इंटू 12 करो, कितना आया? हाँ, 36,000, ठीक है। नहीं तो लेट्स डू वन थिंग, अच्छा ठीक है 36,000, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं इसका 8.33% क्या होगा? टू 989.8, ठीक है। अब ये तो हुआ तुम्हारा, ठीक है। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ मैथमेटिकल अप्रोच में तो क्या होगा बताओ? डन है ना? तो ये हुआ 8.33% लिए तुम, इसका कितना लिए बोलो? और रुपीस कितना? 100, विच एवर इज। तो बोनस कितना मिलना चाहिए? 2,999। तो लगभग कितना हुआ? आप समझ आया क्यों 1 मंथ सैलरी मिलता है? समझ आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं? अब मान लो तुम्हारा सैलरी कितना है, तब भी करो सेम आएगा। लगभग 5,000। समझ आ रहा है? अब जब 2 रुपया का भिखमंगागिरी क्यों करेगा एम्प्लॉय? दे देगा 2 रुपया, राउंड फिगर ही करेगा, ठीक है। अच्छा, बोलने का मतलब है, एक चीज़ याद रखना बच्चा लोग, कि अभी तक आप सीलिंग लिमिट नहीं समझो। मान लो सैलरी अगर किसी बंदा का 7,000 है तो बोनस कैसे कैलकुलेट करोगे? 8.33% ऑफ कितना लोगे? 7,000। अगर किसी बंदा का सैलरी कितना है बोलो? 5,000, तो तुम क्या लोगे? 8.33% ऑफ रुपीज 5,000। एम आई क्लियर विद दिस? अगर किसी बंदा का सैलरी कितना है 10,000, तो तुम क्या लोगे? 8.33% ऑफ रुपीज, यही सीलिंग लिमिट है। तुम्हारा सैलरी अगर 7,000 के ऊपर गया तो जो बोनस कैलकुलेशन होगा वो अब उस एक्चुअल सैलरी में नहीं होगा, कितना पे होगा? 7,000 पे। समझ आ रहा है? अगर 7,000 के नीचे है तो जो एक्चुअल सैलरी है उसका 8.33% लेंगे। डन है? ये देखिए, मिनिमम बोनस निकालने के लिए अपने को क्या लेना है? 8.33% ऑफ वेजेस और ₹100 विच एवर इज हायर। तो हम लोग लेंगे वेजेस का, ये सारा का सारा क्या है? वेजेस ही तो है। लेकिन उसके साथ हम लोग ये भी लिखे थे सीलिंग लिमिट कितना है? 7,000। बोल रहा है अगर 7,000 के ऊपर आपका सैलरी है तो आपका जो लिमिट है वो किस पे सेट हो जाएगा बताइए? 7,000 के अंदर पे सेट हो जाए। मंथली भी लो या इंटू 12 भी करके लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर 7,000 का 8.33% करोगी, एक अमाउंट है इंटू 12, बात तो एक ही हुआ ना? नहीं समझ आया हम क्या बोले? बात तो एक ही है, तुम इधर से कान पकड़ो या उधर से, बात एक ही पड़ेगा। डन है? अच्छा, अगर मेरा सैलरी 20,000 है तो कितना लेंगे भैया? वही लेंगे आप, 8.33% ऑफ 20,000। भैया हाँ, अगर हमारा सैलरी कितना है 25,000 है तो आप कितना लेंगे? 8.33% ऑफ 0, बिकॉज 21,000 के ऊपर सैलरी मैंडेटरी, सॉरी बोनस मैंडेटरी नहीं होता। डन है? नहीं सर हम लोग तो देखे देते हुए। अब मेरा बात और सुन लो, जिसका सैलरी 21,000 के ऊपर है उसका बोनस अकॉर्डिंग टू देयर रूल दिया जाता है, नॉट एज पर द रूल ऑन कोड ऑन वेजेस।
तो वो 1 मंथ सैलरी भी देगा, हमको उससे घंटा फर्क पड़ता है। बार बार बता रहा हूँ, हम लोग ये लॉ उस पर लगाएंगे जिसका सैलरी 21,000 से कम हो। अब बोलो। ओहो सॉरी 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 सॉरी, ठीक ही बोल रहे हैं। अब ठीक है, मतलब 7,000 क्या है बताओ, सीलिंग लिमिट है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? डन। समझ आया कि नहीं आ रही है? क्लियर हुआ? तो मिनिमम बोनस कैसे निकालोगे? 8.33% ऑफ वेजेस और ₹100 विच एवर इज हायर। मैक्सिमम बोनस कैसे निकालोगे? 20% ऑफ वेजेस। अब ये जो सीलिंग लिमिट है, ये एग्जाम्पल हुआ ना, अब सीलिंग लिमिट पे लिख लो। ठीक है, लिखो सीलिंग लिमिट is ₹7,000. Ceiling limit is ₹7,000. That is, if salary of an employee, if a salary of an employee is less than 7,000, then bonus will be calculated, bonus shall be calculated on actual salary. But if salary is more than, क्या बोलो, 7,000, then bonus will be calculated on ₹7,000. मक्खन एकदम क्लियर हो रहा है ना? डन। ये देखो आपके मैट में, पहले तो मैं दिखा दूं कि मैं, ये देखो ये क्या है, सेक्शन 26। ये क्या बताओ, सेक्शन 26 onwards the code talks about the provision relating to the payment of bonus। ठीक है, अब सबसे पहले वो क्या लिख रहा है बताओ तो, एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। अब देखो, there shall be paid to every employee drawing wages not exceeding such amount as per mention as determined by notification by appropriate government at the rate of 8 1/3% of wages। 8 and 1/3 मतलब 8.33% ऑफ वेजेस होता है। यहाँ ज़िंदगी में आसान कर रहा हूँ, पता नहीं झंड बना के रख दिया इन लोग। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एक्सीडिंग सच अमाउंट एज पर मेंशन। ठीक है, नोटिफिकेशन में मेंशन चेक करके पता चला 21,000 मेंशन है। ठीक है, नया नया लॉ ठूसने से नहीं होता है ना, उन लोग को कुछ पता है नहीं। अब इधर देखो, यहाँ एलोकेबल सरप्लस का बात कर रहा है। ठीक है, और एलोकेबल सरप्लस का कुछ जिक्र ही नहीं है, सेट ऑफ और सेट ऑन बोल दे रहा है। ऐसे बहुत हौच पौच करके ये लोग ऐसे लॉ बनाए हैं जिसमें मौत आ जाएगा तुमको। समझ आ रहा है? मौत है ये। अभी हम अपलोड करेंगे तो सब फिर अपना नोट्स बनाएंगे, इसको देख के फिर पढ़ाएंगे। तो हम पहले अच्छा से बना देते हैं ताकि ये लोग पढ़ा पाए। आओ, यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो ऐसा मत सोचना कि ये छोटा छोटा क्यों है, ये ऐसा ही है, क्वेश्चन ही उसका उसी बेस पे है। ठीक है, तो अभी तक अपने 4 पॉइंट कवर किए जहाँ पे हम लोग ने
एलिजिबिलिटी एज पर मेंशन, उसमें कोड ऑन वेजेस, ये सब कवर किए। डन है क्या भाई? घर जाके चेक करना, मैच हो जाएगा। अभी बंद करते, ठीक है? घर जाके आराम से ऐसे 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 करना, सब समझ आ जाएगा। क्लियर है? इधर आ जा, तेरे से तो ज़्यादा ही जानता होगा। हम क्या लगता है? हाँ, नहीं तेरे को क्या लगता क्या, मतलब नॉर्मली पूछ रहा है। नहीं नहीं, तेरे एक्शन तो डाउट वही देता है, इसीलिए पूछ लिए। कभी मन करे तो आना एक बार पढ़ाने, पढ़ लेंगे तेरे से भी हम, बिना एटीट्यूड के। इधर आ, 1 मिनट चार्ज कर ले मैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो है। क्या रे हीरोइन, कहाँ लेट हो गई थी? अच्छा तेरे लिए हो रहा था रे, कोई बारिश नहीं हो रहा था। हो रहा था, हो रहा था। ठीक है, अब इमोशनल मत होना है, भीग गई तुम लोग। ज़्यादा हो रहा है उधर, तेरा तो दूर भी है। ट्रू। बारिश कब तक होगा? राधा अष्टमी कब है? 23 को, तो 24 तक बंद हो जाएगा। बड़ा पूजा होता है राधा अष्टमी, तुम लोग क्या जानेगा, पापी लोग हैं तुम लोग, पता है? जन्माष्टमी से बड़ा व्रत होता है इसमें, लेकिन लोग वही है, छोड़ो, पापी लोग का दुनिया। आ जाइए 5वां नंबर। चौथा नंबर तक क्या लिखा बोलो? ठीक है, अब सुनो, अब एक हेडिंग है जिसमें लिख रहे कंप्यूटेशन ऑफ क्या लिखे बोलो? कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग डेज। अच्छा एक बात देख बच्चा, इधर देख, अभी तुम लोग लिखा मेरे साथ कि एम्प्लॉय को वर्क करना है एटलीस्ट कितना दिन? 30 डेज। अब ये जो 30 डेज है, बेसिकली ये 30 डेज वर्किंग डेज होना चाहिए। 30 वर्किंग डेज, कितना दिन काम करना है? 30 वर्किंग डेज। अब पॉइंट है कि कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग डेज में क्या इंक्लूड रहेगा और क्या इंक्लूड नहीं रहेगा। वर्किंग डेज में क्या उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो याद रखिएगा, वर्किंग डेज में इंक्लूड रहेगा, वर्किंग डेज में इंक्लूड रहेगा लेड ऑफ। क्या इंक्लूड रहेगा बताओ? लेड ऑफ। लेड ऑफ मतलब क्या है कि वो आया था काम करने, वो आया था काम करने, बट उसके लायक कोई काम, मतलब उस दिन वो काम नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्क नहीं किया। एम आई क्लियर विद दिस? उसी को क्या बोलते बोलो? लेड ऑफ। या फिर बोलने का मतलब है ये सारे दिन को 30 वर्किंग डेज में आप काउंट करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? भले ही ऐसा तुम लोग का क्वेश्चन में आया, एक इंसान ना 26 दिन काम किया जिसमें से 4 दिन लेड ऑफ था, क्या वो बोनस के लिए एलिजिबल हो गया है क्या? द आंसर इज येस, क्योंकि वो 4 दिन को आप वर्किंग डेज में इंक्लूड करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? तो लेड ऑफ की हो या फिर एब्सेंट हो ड्यू टू, यू आर एब्सेंट, यू आर वॉट? एब्सेंट ड्यू टू टेम्पररी disablement caused during क्या बोलो? एम्प्लॉयमेंट। कॉज ड्यूरिंग कहाँ पे बोलो? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कॉज ड्यूरिंग व्हाट? एम्प्लॉयमेंट। और नंबर 3, नंबर 3 क्या बताइए? मैटरनिटी लीव।
डन, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट उस पूरा बोनस पे। उस टॉपिक का नाम है सेट ऑफ एंड सेट ऑन। क्या नाम है बताइए? सेट ऑफ एंड सेट ऑन। आप क्या करेंगे, कॉपी का दो डिवीजन करेंगे, एक में लिखेंगे सेट ऑन और एक साइड लिखेंगे सेट ऑफ। समझ आ रहा है? एक साइड लिखेंगे सेट ऑफ और एक साइड लिखेंगे सेट ऑन, ठीक है। देखिए ये था आपका कौन सा एक्ट? बोनस एक्ट। इसको हटा के वो लोग किस में डाल दिया? कोड ऑन वेजेस में, ठीक है। अब इसी के अंदर एक टर्म हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे सेट ऑन और सेट ऑफ, ठीक है। क्या बोलते थे? सेट ऑन एंड सेट ऑफ। अब इसमें आपको पढ़ के कुछ समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत चेंजेस आया है। मैं उसको अच्छी तरह से आपको फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे डिवीजन करेंगे, ठीक है। एक साइड लिखेंगे सेट ऑन, मूड अच्छा है ना, तो सेट ऑन, ठीक है। और अगर मूड क्या रहेगा बोलो? ऑफ रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ। एम आई क्लियर विद दिस? एक तरफ हुआ सेट ऑन और एक तरफ हुआ क्या बताओ? सेट ऑफ। खुशखबरी का बात है तो क्या? सेट ऑन। और अगर खुशखबरी का बात नहीं है तो क्या रहेगा? सेट ऑफ। अब ध्यान से समझिए, एक टर्म यूज होता है, उस टर्म का नाम है अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस। कंपनी क्या करता है? प्रॉफिट करता है। क्या करता है बोलो? प्रॉफिट। और उसी प्रॉफिट का हिस्सा से वो बोनस देता है, ऑब्वियस सा बात है। क्लियर है? तो एक अवेलेबल सरप्लस है। अवेलेबल सरप्लस का आइदर दो हिस्सा होता है, आइदर 60% होता है या फिर 67% होता है। अवेलेबल सरप्लस निकालोगे। अवेलेबल सरप्लस कैसे निकालना है हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको जेन्युइनली बता देता हूँ। अवेलेबल सरप्लस बेसिकली कुछ और नहीं, कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अर्न किया हुआ प्रॉफिट होता है, जिसमें वो सारा कुछ पेमेंट कर दिया होता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? अवेलेबल सरप्लस। उसका तुम लोगे कितना परसेंट? या फिर 67%। 60% लोगे, 60% लोगे इन केस डिविडेंड इज ऑल्सो पेड। मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड भी देता अपने शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में हम लोग कितना परसेंट लेंगे? 60%। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिविडेंड नहीं देता, तो उस केस में क्या लेंगे? कितना लोगे बताओ? 67%। अवेलेबल सरप्लस का 60% या फिर अवेलेबल सरप्लस का 67% जैसे ही करते हो तो वो जो परसेंटेज पे निकल के आता है उसी को हम लोग एलोकेबल सरप्लस का नाम देते हैं। यानी कि एक ऐसा सरप्लस जिसको आप यूज करेंगे बोनस देने के लिए। एम आई क्लियर विद दिस? ये सरप्लस क्या? पैसा, पैसा, पैसा। बोनस कितना देना है वो तो 8.33% से ही डिसाइड होगा, लेकिन देंगे किस सरप्लस से, उसको क्या बोलते हैं? एलोकेबल सरप्लस। एम आई क्लियर विद दिस? तो एलोकेबल सरप्लस कैसे निकला बताओ? बताओ बताओ। अवेलेबल सरप्लस का 60% या फिर 67% से आपका एलोकेबल सरप्लस निकल जाएगा। भैया देना कैसे? अरे भैया 8.33 मिनिमम है ना, उसका पैसा कैलकुलेट करो। लेकिन कैलकुलेट करके पैसा कहाँ से निकालोगे? एलोकेबल सरप्लस से। तो पहले यहाँ तक समझ आया क्या? ये अगर नहीं समझोगे तो फिर आगे डिस्कशन नहीं है।
डन है क्या? यहाँ तक समझ आया? अब हम लोग करेंगे इसका डिस्कशन किस पे बताओ? सेट ऑन पे। किस पे करेंगे बोलो? सेट ऑन पे। अब सुनो क्या बोल रहे हैं। सेट ऑन का मतलब होता है मूड अच्छा। अब मूड अच्छा पे क्या होता है, यहाँ तक आपको समझ आया? ठीक है। अब लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। लॉ बोलता है, सेट ऑन में लिखना, इफ एलोकेबल सरप्लस इज, एक उसमें ना आप लोग के बुक में एलोकेबल सरप्लस लिख दिया है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है? तो अब तुमको समझ आएगा एलोकेबल सरप्लस आया कहाँ से, ठीक है? इफ एलोकेबल सरप्लस इज मोर देन मैक्सिमम बोनस, बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग एम्प्लॉय को मैक्सिमम बोनस भी दे दे फिर भी हमारे पास एलोकेबल सरप्लस रहेगा। एम आई क्लियर विद दिस? अगर हम लोग, वंस मोर, अगर हम लोग किसको बताओ, एम्प्लॉय को एलोकेबल मैक्सिमम बोनस भी दे दे तब भी हम लोग के पास एलोकेबल सरप्लस बच रहा है। डन है? उसीलिए हम लोग का मूड क्या है, अच्छा है, और इसीलिए इसको टर्म दिया गया क्या बोलो, सेट ऑन। एम आई क्लियर विद दिस? तो देखो लॉ क्या बोल रहा है, सिंपल सा पहले ये एलोकेबल सरप्लस यहां तक क्लियर हुआ, कैसे आया? अवेलेबल सरप्लस का 60% या फिर 67% इज नोन एज एलोकेबल सरप्लस। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। इफ एलोकेबल सरप्लस इज मोर देन मैक्सिमम बोनस, then such allocable surplus after the payment of maximum bonus will be carried forward for next 4 succeeding years, will be carry forward for बोलो नेक्स्ट 4 succeeding years। ठीक है, नेक्स्ट 4 succeeding years तक क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, सेट ऑन। ये देखिए यहाँ पे भी वही था, विल बी कैरी फॉरवर्ड। अब इस जो कैरी फॉरवर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑन। एलोकेबल सरप्लस कैरी फॉरवर्ड होना पेमेंट ऑफ बचने के बाद, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, सेट ऑन। ठीक है, and such surplus shall be utilized for the payment of, क्या बताइए, बोनस। एग्ज़ाम में पेपर में यही आएगा, ठीक है, सेट ऑन एंड सेट ऑफ छपा हुआ मिलेगा। क्लियर है? तो अच्छा से करवा रहे हैं, डन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेट ऑफ एंड सेट ऑन छोड़ के नहीं जाना, कोड ऑन वेजेस से आता ही है, ये आएगा सेट ऑफ एंड सेट ऑन। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, एक लाइन तुमको लिखना है, लेकिन ठीक है वो बाद में लिखना। अब देखो नेक्स्ट क्या आता बताओ, सेट ऑफ। अब देखो सेट ऑफ का मतलब होता है मूड ऑफ होना। अब मूड क्यों ऑफ हो रहा है, मूड ऑफ होने का ये मतलब है कि ये देखो एलोकेबल सरप्लस इतना कम है कि हम लोग
मिनिमम बोनस भी नहीं दे पा रहे हैं। एम आई क्लियर विद दिस? एलोकेबल सरप्लस इज सच दैट देयर इज नो एलोके, मतलब इट्स सो मच लेस दैट वी आर नॉट एबल टू पे मिनिमम बोनस। अब पॉइंट ये हो रहा है कि अब करेंगे क्या, करना क्या है, क्योंकि हम बोनस तो दे नहीं पा रहे। अब देखो इसी का, अच्छा वो तो उस पेज में कोड ऑन वेजेस में, इसी का डिस्कशन अगर आप देखोगे अपने बुक्स में बहुत ब्लंडर वे में, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ इन एन अकाउंटिंग ईयर देयर इज नो अवेलेबल सरप्लस ऑफ द एलोकेबल सरप्लस और द अवेलेबल सरप्लस इज शॉर्ट ऑफ मिनिमम बोनस। बोलने का मतलब समझा? बोलने का मतलब है कि आइदर आपके पास उस समय कोई भी तरह का एलोकेबल सरप्लस नहीं है, या फिर अगर है लेकिन क्या है, शॉर्ट है पेमेंट का, तो जो भी डेफिशिएंसी ऑफ पेमेंट हो रहा है, जिसको कम मिल रहा है, जो भी डेफिशिएंसी हो रहा है, वो नेक्स्ट ईयर कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 4 साल तक। एम आई क्लियर विद दिस? शैल द डेफिशिएंसी आफ्टर द पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस surplus be carry forward for being set off in 4 succeeding accounting year as per the 4th schedule। बोलने का मतलब है ये कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। सर कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, कुछ तो है ही नहीं। अबे पेमेंट उसको नेक्स्ट 4 ईयर्स तक मिला के देना है। बोलने का मतलब है मान लो दिशा को इस साल बोनस मिला 3%, कितना परसेंट कम मिला? 5.33%। तो ये अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड होगा मतलब नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो दिशा को 8.33% तो उस साल का मिलेगा, प्लस पिछले साल का 5.33% भी मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? सेट ऑफ। एम आई क्लियर विद दिस? सेट ऑन बहुत सिंपल था, एक्स्ट्रा है ले जाओ। तो जो भी फ्यूचर में ले जा रहे हो हमेशा याद रखना पहले पेमेंट उसी हिस्सा से होगा, ठीक है? अब मतलब बोलने का मतलब है मान लो मैंने करीब करीब 1 लाख रुपया कैरी फॉरवर्ड किया, सेट ऑन, और उस साल मेरा वापस से अवेलेबल एलोकेबल सरप्लस कितना हुआ है? 2 लाख मान लो। अच्छा ऐसे समझो 21-22 में, या सॉरी 20-21 में मेरा एलोकेबल सरप्लस था 1 लाख एक्स्ट्रा। तो इसको हम 21-22 में क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 लाख, और पता है इस साल ना खुद का प्रॉफिट हुआ उसका कितना? 3 लाख। मतलब ये एलोकेबल सरप्लस है, तो तुम बोनस किस पैसा से पहले दोगे? 1 लाख रुपए से पहले दोगे। क्लियर है अच्छी तरह? उसी तरह से सेट ऑफ में क्या करोगे? अगर पिछला किसी का पेमेंट क्या है, बाकी है, तो पहले तुमको सेट ऑफ करना है वो पेमेंट। मान लो पहले यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो दिशा, रिया, शशि, ठीक है, इन लोग 3 है, ठीक है। इन लोगों को बोनस मिलना चाहिए था, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो 10,000 10,000 10,000 करके बोनस मिलना चाहिए था। इन लोगों को मिला था उस समय 2,000 2,000 2,000, कितना नहीं मिला? 8,000 नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, ये हम 21-22 का बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 22-23 में, नेक्स्ट ईयर 22-23 में प्रॉफिट हुआ, मतलब एलोकेबल सरप्लस कितना है? 20,000, और इस साल भी उन लोगों को बोनस कितना करके मिलना चाहिए था? तो पहले ये 20,000 इसको एडजस्ट करेगा, ठीक है। और फिर से इसका लॉस हो गया, इस साल फिर से नहीं दिया, अब ये वाला फिर से कितना साल सक्सीड करेगा? 4 इयर्स, और ये वाला भी 4 इयर्स। यानी कि 21-22 का 4 ईयर क्या क्या होगा बोलो? 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26। अब इस साल में भी तुम डेफिशिएंट किए हो नीच, तो इसका नेक्स्ट 4 इयर्स क्या होगा? 23-24, 24-25, 25-26, 26-27। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा है चीज़। एम आई क्लियर विद दिस? इसी को सेट ऑफ और सेट ऑन बोलते हैं, ठीक है। लिखो, इफ इन एन अकाउंटिंग ईयर, if in an accounting year
there is no allocable surplus or allocable surplus is in shortage to pay, कौन सा बताओ, मिनिमम बोनस, is in shortage to pay what, बोलो, minimum bonus, then such deficiency, उसको क्या बोलते बताओ, डेफिशिएंसी बोलते, क्या बोलते बताओ, डेफिशिएंसी, सच डेफिशिएंसी आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्या बताइए, मिनिमम बोनस shall be carried, shall be what बताइए, carried forward for being set off, for being what, set off, कितना साल के लिए, देखो लिखा है for being set off in for succeeding accounting year. तुझको जलवा दिखाना ही होगा। डन है बच्चा लोग। तो ये क्या हुआ बोल, सेट ऑफ एंड सेट ऑन, ठीक है। 8 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का, ठीक है। कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का। तो सेट ऑफ भी लिखेगा और सेट ऑन भी लिखेगा। अभी ख़त्म कुछ नहीं हुआ है, अभी और है इस पर डिस्कशन, ठीक है। अब इधर देखो, फिर एक लाइन देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो तो, व्हेन बोनस इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर एनी सक्सीडिंग ईयर the amount of set on or set off carry forward from the earliest accounting year shall be first taken into the account। समझ आ रहा है कि आप जब बोनस कैलकुलेट कर रहे हो फॉर कोई भी सक्सीडिंग ईयर का, मतलब जिस उसका छोड़ के कोई भी कैलकुलेट कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको सेट ऑफ ऑन सेट ऑन का जो अमाउंट है उसको पहले एडजस्ट करना। ये लाइन लिख लो, ये कॉमन है, कॉमन फॉर बोथ। ठीक है। बार बार बोल चीज़, ठीक है, चीज़ इटाज बे, ठीक है। ये आएगा, फिर मत बोलना वहाँ पे मेरे को। और लिखते लिखते दुआ भी देना उधर, है ना, कम से कम 150 साल तक हम जिंदा रहे, ऐसा पाप वाला सजा नहीं देना, है ना दीपिका। हाँ ठीक है रे तेरा। गणपति विसर्जन में जाने का मन हो रहा है।
आज तो विसर्जन हो गई, बहुत कुछ तो हो गई। कल तो थर्सडे है, कल तो होना नहीं चाहिए, आज ही होगा। कल से शुरू नहीं हुआ दीदी, कल कल ही लास्ट था। हाँ 11 दिन कल से थोड़ी ना होता है, कल से फर्स्ट डे होता है और 11 दिन बाद होता है विसर्जन। तो हम लोग का कल इतना जल्दी क्यों हो रहा है फिर? वाह, मुंबई से 11 दिन बाद, वाह ठीक है 11 दिन बाद चले जाएंगे। 11 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब 11 दिन तक नॉनवेज नहीं खाएगा तुम लोग? साइलेंस क्यों है इतना? अबे तुम लोग क्या लिख रहा है? हाँ 2 ही लाइन लिख रहा है ना जो हाईलाइटेड है, कि पूरा लिखने लगा नीचे तक? वही वही 2 लाइन लिखिएगा और मत लिखिएगा। हेलो हाँ अंकल बोलिए। समझ आया बेटा? तो ये ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, इस केस में आपको बोनस नहीं मिलेगा। फ्रॉड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्रॉड का डेफिनेशन है वही, ठीक है। रेटियस मतलब दंगा फसाद, बाल नोचना, ईटा फेंक देना, ठीक है, लड़ लेना, जो अक्सर पीजीज में होता है एक दूसरे के साथ। पीजी में रहे तुम लोग? तुम रही है? गुड़गांव का पीजी में रही है ये, दंगा फसाद तो होना ही है। डन डन। देख दीपिका जवाब दे एक ठोस को, बोला हाथ तेरा दंगा फसाद में टूटा है। अभी वो बोलने लगी है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। डन भाई, लिख लिया तू? तेरा शर्ट में मस्त लकीर बना है। तू हाथों में तो है पर क्यों नहीं लकीर। दुर्गा पूजा का क्या प्लान है भाई शशि? दुर्गा पूजा में घर जाना है, तो दिवाली में क्या करेगा? क्यों? एडमिट कार्ड है? क्या चीज़ का? ताकि हाँ फिर छठ पूजा करेंगे। समझ गए। नहीं उसका छठ पूजा बड़ा करके होता होगा इसीलिए। बड़ा करके बोलने का मतलब छठ पूजा करता होगा, बड़ा छोटा क्या होता है छठ पूजा में? मेरा बोलने का इमोशन में ध्यान दो। सही बात है, उसका छठ पूजा दिवाली में कहाँ कंसंट्रेट। तुम रहेगी बेटा यहाँ पे? तुम लोग तो घर ही जा रही हो, दीपिका को भी ले जा रही हो। चले बच्चा लोग, चले चले चले, हो गया ना भाई? लिख लिया तो ओके। नेक्स्ट हेडिंग दो, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। अब ऐसे तुम लोग ऐसे लिखना, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ, क्या बताइए, बोनस, ठीक है। अब टाइम लिमिट पेमेंट ऑफ बोनस का 2 हिस्सा करना, ठीक है।
there is no dispute, there is dispute. ठीक है, एक साइड लिखेगा there is no dispute, फिर दूसरी साइड लिखेगा there is dispute. Am I clear with this? अब ध्यान से देखो, if there is no dispute, अगर कोई भी dispute नहीं है तो bonus shall be paid within 8 months from the end of बोलो अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, और इफ देयर इज डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट है तो बोनस शैल बी पेड विदिन, बताओ कब, 1 month of the date of, sorry, 1 month from the date of award become, क्या बताओ, enforceable या फिर सेटलमेंट कम्स इनटू, क्या बताओ, ऑपरेशन. अवार्ड बिकम्स क्या बोलो, एनफोर्सेबल, या फिर सेटलमेंट कम्स इनटू ऑपरेशन. डन, श्योर. तो अब इसका मतलब समझ आया ना, नॉर्मली बोनस पे होता 8 महीना बाद. एंड हुआ, जैसे कि मार्च खत्म हुआ तो बोनस कब पेड होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. अच्छा टाइम है. ठीक है, और अगर डिस्प्यूट है तो केस चलेगा. केस चलेगा तो जो जजमेंट पास होगा वहाँ से 1 मंथ, उसको बोलते हैं केस का जजमेंट को अवार्ड, या फिर दोनों में जब सेटलमेंट हो जाए वहाँ से 1 मंथ. आइदर जज पास करेगा डायरेक्ट तो अवार्ड बोलेंगे, तो वहाँ से 1 मंथ, या फिर तुम लोग दोनों आपस में डिस्प्यूट को क्या कर लिया, सेटल, वहाँ से 1 मंथ. ठीक है, अब ये वाला लाइन कॉपी कर लो उधर, ये वाला बड़ा कर दे रहे, फिर वहाँ से बोलेगा, लिख लो. हाउएवर the appropriate government, however the appropriate government can extend the time limit, can extend the time limit on our application made by the employer if there are sufficient reason to do so, if there are sufficient reason to do so. क्लियर क्यूटीज. लास्ट, देखिए, सबसे पहले रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर.
अगर कोई भी मनी ड्यू है एम्प्लॉय का बोनस के तौर पे एम्प्लॉयर से, ठीक है, तो एम्प्लॉय या फिर कोई भी पर्सन ऑथोराइज बाय एम्प्लॉय राइटिंग में या उसका लीगल हेयर एप्लीकेशन देगा किसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। मान लो एम्प्लॉय का बोनस नहीं मिला है तो एम्प्लॉय खुद या फिर उसका लीगल हेयर या फिर जिसको वो ऑथोराइज किया है वो एप्लीकेशन देगा किसको? बोलो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। एप्लीकेशन कब मिल जाना चाहिए, मतलब कब देना चाहिए? विद इन 1 ईयर ऑफ बोनस बिकमिंग ड्यू फॉर पेमेंट। मान लो बोनस आज ड्यू हुआ है 2020 में 22 में, तो तुमको एप्लीकेशन कब तक दे देना है? 2023 तक, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो बाद में उसको एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। इफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द बोनस इज ड्यू, केस चलेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखेगा तो वो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर देगा और फिर उसको रिकवरी किया जाएगा। डन है, बहुत सिंपल है। मेरा बोनस ड्यू था, हम एप्लीकेशन देंगे किसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, लेकिन हमको कब एप्लीकेशन दे देना चाहिए? विद इन 1 मंथ, ठीक है। अब सुनो, अगर तुम्हारा धंधा नया नया खुला है, मैं लिखवा दे रहा हूं, अगर तुम्हारा धंधा नया नया खुला है तो पहला 5 साल बोनस आप उसी साल का दीजिएगा जहां पे एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हो रहा है, पहला 5 साल, ठीक है। 6th ईयर से फिर आप नॉर्मल अपना सेट ऑन और सेट ऑफ खेलते रहिएगा। समझ आए हम क्या बोले? पहला 5 साल आप तब बोनस दीजिएगा जब आपको प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट 5 years। एम आई क्लियर विद दिस क्यूटीज? तो इसको ना गलत लोग इंटरप्रेट करते हैं, मैं सिखा देता हूँ। 2017 में हम खोले, 2018, 2019, 2020, 2021, ये हुआ फर्स्ट 5 year। नीच लोग जिस साल खोला है उसको पकड़ता ही नहीं है, तो तुम गलत हो। ये माना जाएगा क्या? बोलो, फर्स्ट ईयर। मान लो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ, बोनस देने का क्या? यस, बोनस देने का। बोनस देना है क्या? यस। ये कौन से ईयर है? लॉस हुआ, लॉस देने का क्या? देने का क्या? बोनस देने का? नहीं देने का। तो क्या बोनस नहीं दे पाए क्योंकि लॉस हुआ, तो क्या सेट ऑफ होगा क्या? नो, नो सेट ऑफ। क्लियर है? 3rd ईयर है ये, लॉस हुआ, बोनस देने का क्या? क्लियर है? 4th ईयर, गैस करो क्या होगा? वो ठीक है, तुम लोगों का बात रख लेते हैं, ये गलती है मेरा। बताओ क्या होगा? सेट ऑन सेट ऑफ कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें बता दो तो मान जाएंगे क्या? क्या होगा बोलो? लॉस होगा। तो जो लॉस हुआ है बोनस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब क्या ये सेट ऑफ होगा? क्योंकि प्रोविजन बहुत ही इरिटेटिंग वे में इंटरप्रेटेड है। 6th ईयर से देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब 6th ईयर से सेट ऑन सेट ऑफ स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियस बात है 6th ईयर का सेट ऑफ कहां से आएगा? तो इसीलिए समझ आया अच्छी तरह से हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोनस नहीं देना है। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, अब लिख लो, अपना बोनस कंप्लीट हुआ, लिख लो लिख लो लिखो 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 लिखो। हेडिंग दो लास्ट, रिकवरी ऑफ ड्यूज ऑफ रिकवरी ऑफ बोनस, रिकवरी ऑफ बोनस लिखा? लिखो, एम्प्लॉय और हिज लीगल हेयर, हेयर का स्पेलिंग पता है? तो HAIR नहीं है, ओके। एम्प्लॉय और हिज लीगल हेयर और any person authorized by him can make application
within 1 year, within 1 year of bonus becoming due, within 1 year of bonus becoming due for payment to the appropriate government. क्लियर हुआ अच्छी तरह से? आइदर एम्प्लॉय या फिर लीगल एयर या फिर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन दे सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कितना साल के अंदर? 1 साल के अंदर. लिखो नेक्स्ट, मतलब उसी पॉइंट का नेक्स्ट. if appropriate government is satisfied, if appropriate government is what? Satisfied that the bonus is due, that the bonus is due, will issue a recovery certificate, will issue what? Recovery certificate, and it will be recovered in the same manner as if, in the same manner as if it were area of लैंड रेवेन्यू. रिकवरी ऐसा किया जाएगा जैसे कि जमीन का टैक्स पेमेंट नहीं होता है ना, उस तरह से रिकवर होता है, वैसे ही रिकवर किया जाएगा. मतलब एम्प्लॉयर का पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करने लगेगा. समझ आ रहा है? क्लियर है? गाड़ी उठा लेगा, बाइक उठा लेगा, बोनस क्यों नहीं दे रहा बे? ऐसे. डन है? नेक्स्ट, लास्ट वाला पॉइंट नोट होगा, NOTE, नोट. लिखो फॉर फर्स्ट 5 years. फर्स्ट लिखने का मतलब ये तुम्हारा बिजनेस का फर्स्ट 5 year. ठीक है बेटा, पगलाना मत. प्रॉफिट लिखिए, ई लिखिए. तो फॉर फर्स्ट 5 years लिख लो तुम लोग. फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, फ्रॉम द, बोलो ना, from the date of commencement of establishment, bonus is payable in the year, in मत लिखो, bonus is payable for the year. लिखो for FOR. bonus is payable for the year in which employer derives what? Profit. ओके, हो गया अपना आज के लिए इतना ही. बोनस पूरा खत्म. कल होगा लॉ का क्लास. ठीक है, कर लो, कंप्लीट कर लो. मेरा साड़ा मुंह कितना साल देखोगी?